महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी जगह खाली हो गई है। उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के भविष्य को लेकर बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2023 में 2 गुटों में बटी एनसीपी के एक धड़े का नेतृत्व अजित पवार कर रहे थे, जबकि दूसरे धड़े एनसीपी शरदचंद्र पवार की कमान शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में थी। पिछले दिनों पंचायत चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि चाचा भतीजे के मिलन को जनता ने उस तरह स्वीकार नहीं किया जैसे करती थी। बताती चलूं कि अजित पवार रिश्ते में शरद पवार के भतीजे लगते हैं, लेकिन राजनीतिक दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि पार्टी में टूट ही हो गई। पार्टी और उसका सिंबल अजित पवार के हिस्से में आ गया, जबकि शरद पवार की अपनी ही पार्टी बेगानी हो गई थी और उन्हें उससे बेदखल कर दिया और उन्हें नई पॉलिटिकल पार्टी तक बनानी पड़ी। अजित पवार का बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज सुबह कर दिया गया। कहते हैं ना कि समय किसी के लिए नहीं थमता है। ठीक वैसे ही अब सवाल यह उठ रहा है कि अजित पवार के बाद सूबे के तीसरे सबसे बड़े दल की कमान किसके पास होगी? डिप्टी सीएम कौन होगा? अजित पवार के परिवार से कई लोग राजनीति में हैं, ऐसे में उनका नाम दावेदारों में शामिल होना स्वाभाविक है। परिवार से बाहर भी कुछ नाम हैं जो पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से इस समय शरद पवार और सुप्रिया सुले भाभी सुनेत्रा के साथ खड़ी हैं, उसमें क्या यह संभावना भी बन सकती है कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हो जाएं? यूं तो पवार परिवार के कई लोग राजनीति में सक्रिय हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन अजित के सबसे करीबियों में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति और पवार परिवार को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि परिवार के बाहर से एनसीपी का चलना मुश्किल है। दल का प्रमुख चेहरा अजित पवार थे। इस दल को पवार फैमिली ही चला सकती है। यदि अजित पवार का गुट शरद पवार के साथ नहीं जाता है या नहीं मिलता है तो एनडीए के साथ ही रहता है और परिवार में किसी को कमान सौंपी जाए तो ये इन 3 चेहरों में कौन होंगे? पहले सुनेत्रा परिवार, बेटा पार्थ और दूसरा बेटा जय। तो पहले बात अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा की, जो फिलहाल राज्यसभा से सांसद हैं। वह अजित पवार की सियासी विरासत को बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चेहरा मानी जा रही हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा ने अपनी ननद और अजित की बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस मुकाबले में सुनेत्रा पवार 1.58 लाख वोटों से चुनाव हार गई थी। सुनेत्रा पवार अपने मायके से भी राजनीति देखती रही हैं। वो धाराशिव जिले की रहने वाली हैं। वह एनसीपी के वरिष्ठ नेता पद्म सिंह पाटिल की बहन है। सुनेत्रा पवार ने बताया था एक बार कि उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और गांव के पाटिल थे। यहां से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं। पाटिल और शरद पवार की दोस्ती की वजह से ही सुनेत्रा और अजित पवार की शादी भी हुई थी। ये सारी बातें एक तरफ, क्या कमान सुनेत्रा के पास आएगी? सुनेत्रा पर्दे के पीछे से राजनीति करती रही हैं। शादी के बाद भी उन्होंने सामाजिक काम किया था और करती रही हैं। एक बार महाबलेश्वर की यात्रा के दौरान उन्होंने संत गाडगे बाबा को ग्राम स्वच्छता अभियान चलाते देखा। यहीं से प्रेरणा लेकर काटेवाड़ी परियोजना की शुरुआत भी उन्होंने की थी। उन्होंने राज्य के 86 गांवों में निर्मल ग्राम अभियान का नेतृत्व भी किया। बारामती में महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत भी सुनेत्रा ने की। इस पार्क में लगभग 15,000 महिलाएं काम करती हैं। सुनेत्रा पवार साल 2006 से इस पार्क की अध्यक्ष भी हैं। अब बारी आती है पार्थ की, जिन्होंने आज मुखाग्नि भी दी। अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ को भी उनकी विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। पार्थ एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम में ग्रेजुएट है और पार्थ ही वो है जो 2019 के चुनाव में मावल से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। तब से चर्चा बड़ी आम थी कि पार्थ को चुनाव लड़ाने के मुद्दे पर पवार परिवार में मतभेद था। हालांकि पिछले 4-5 साल में चुनाव हारने के बाद पार्थ सार्वजनिक मंचों पर कम ही दिखाई दिए। उन्होंने खुद को लो प्रोफाइल बनाए रखा है, लेकिन हाँ, लोगों के बीच वो बहुत जाते हैं। हाल ही में उनका नाम पुणे भूमि घोटाले मामले में भी सामने आया था और बहुत जोर शोर से सामने आया था। यदि अजित पवार का गुट
शरद पवार से अलग रहता है तो सुनेत्रा या पार्थ में से कोई एक कमान संभाल सकता है। हालांकि एनसीपी के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि अजित पवार जैसी राजनीतिक सूझबूझ का पार्टी में बहुत अभाव देखा जाता है। राजनीतिक में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही अभाव है। परिवार की नजदीकियों का कहना है कि यदि परिवार में किसी को चुनना हो तो पार्थ सबसे मजबूत दावेदार है। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार भी पार्थ को आगे करेंगी। वे इससे पहले भी इस बात के पक्ष में रही हैं कि पार्थ को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे अजित के दूसरे और छोटे बेटे जय पवार, जिनका नाम थोड़ा कम आता है, वो सियासत से दूर भी हैं। जब सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में थी तो उनकी पूरे प्रचार प्रसार का कार्यभार जय ने ही संभाला था। 2023 में एनसीपी के टूटने तक वे दुबई में परिवार का कारोबार देखते थे। उसके बाद वे पिता के नेतृत्व में पार्टी के कामों में सक्रिय हो गए। वैसे पार्टी के लोगों का कहना है कि जय अपने पापा अजित की कॉपी हैं। दादा पर अब ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उनका लोगों से मिलना कम हुआ है। तो उनके इसी बेटे मतलब जय ने उनका सारा काम संभाला है। उन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा, लेकिन अगर जिम्मेदारी उनके कंधों पर आती है तो वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। वैसे बीच बीच में जय के चुनाव लड़ने की बात सामने आती रही है। यह भी कहा गया है कि अगर अजित पवार बारामती विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके बेटे जय यहाँ से बड़े दावेदार हो सकते हैं। अब तो उपचुनाव होंगे, क्योंकि अजित पवार की डेथ हो गई है और बारामती से एनसीपी के उम्मीदवार हो सकते हैं वो, लेकिन पार्टी की कमान उनके हाथों में शायद ही जाए, क्योंकि जय के पास राजनीतिक अनुभव अभी तक नहीं है। उनकी पहचान केवल अजित पवार के बेटे के तौर पर रही है। ये तो हो गई परिवार की बात। अगर हम पार्टी के बाहर, परिवार से बाहर की बात करें तो किसको दी जा सकती है कमान? इनमें 3 नाम प्रमुख हैं: छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। तीनों ही नेताओं के पास काफ़ी अनुभव है। भले ही सुनील तटकरे जो है वो राज्य स्तर पर पार्टी को संभालते हों और प्रफुल्ल पटेल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रहा है, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, मगर इन दोनों नेताओं का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है, लेकिन वो संभाल सकते हैं पार्टी को। छगन भुजबल पार्टी में अजित पवार के बाद इकलौते ऐसे नेता हैं जो पूरे सूबे में जाने जाते हैं, लेकिन मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद पार्टी शायद ही उन्हें आगे करे। भुजबल की छवि ओबीसी नेता की है। इस पर संशय है कि बाकी जातियों के नेता उन्हें अपना नेता स्वीकार करेंगे। वैसे राजनीति के जानकार मानते हैं कि पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अजित पवार के कद की बराबरी कर सके, लेकिन सुनील तटकरे राज्य स्तर पर पार्टी को संभाल रहे हैं। वे पर्दे के पीछे से रणनीति बनाते हैं और उसको बनाने में माहिर भी हैं। मुमकिन है कि उन्हें ही मौका दिया जाए। वहीं अगर डिप्टी सीएम के फेस की बात करें तो छगन भुजबल का नाम भी चल सकता है, क्योंकि वे एनसीपी की ओर से डिप्टी सीएम के तौर पर सबसे मजबूत चेहरा है। उनके अनुभव के अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनका काफ़ी नज़दीकी संबंध भी है और वो नज़दीकी इस समय काम आ सकती है। जानकार ये भी बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद भुजबल को अजित पवार मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के कहने पर ही उन्हें मंत्री पद मिला। फडणवीस का भुजबल से अच्छी पड़ती है और वे पुराने जानकार भी हैं। वैसे अगर महज 1 महीने से पहले की बात करें तो अजित पवार ने दोनों पार्टियों, एनसीपी, चाचा की पार्टी और अपनी पार्टी को एक करने की पहल की थी। गाहे बगाहे दोनों गुटों की ओर से ऐसे बयान भी आते रहे जो साथ आने की संभावना को प्रबल बनाते हैं। नगर निगम के चुनाव में एनसीपी के दोनों गुटों का प्रदर्शन खराब रहा। इसके बाद कयास और तेज हो गए थे कि राजनीतिक वजूद बचाने के लिए दोनों धड़े एक हो सकते हैं। तो अब समय आ गया है और अब देखना है कि ये कमान अजित पवार एनसीपी की किसके पास जाती है। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ।